तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन हम आज उठाएंगे। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट हम आज पढ़ेंगे। तो ये आप देख लीजिए थोड़ा सा पास करके कि आपको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इश्यूज हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी दोस्तों आपके दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर आए तो आपको याद आना चाहिए कि एक केस याद आना चाहिए जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, डॉक्ट्रीन। और बेसिक स्ट्रक्चर किस किस केस में? केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वही केशवानंदा भारती जिसका पूरा नाम क्या था? केशवानंदा भारती सिरीपादा गालुरु और एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये पूरा केस का नाम है। ये केस पासड अवे क्योंकि केशवानंदा भारती इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में रिसेंटली आपको पढ़नी है। तो केशवानंदा भारती, जिस पे केशवानंदा भारती केस फेमस है, वो दुनिया से चले जाते हैं, वो केस खत्म हो जाता है। अब केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था? केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आउटलाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और आज कल आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सारी बातें रखी हुई हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। ये आप एक बार खुद से देख लीजिए। इनमें से कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें आगे पढ़नी है, लेकिन ये चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाइम टू, बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है टाइम टू टाइम। और अगर ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर है तो फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का फ़ायदा यही है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी, प्रियम्बल को भी, फंडामेंटल राइट्स को भी, प्रियम्बल को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। ये चीज़ें पार्लियामेंट डिलीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अब सुनिए आप, हम न्यूज़ को पढ़ते हैं, केस को बारे में पढ़ते हैं, केस का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए। एक्चुअली ये केस उठा था केरला गवर्नमेंट के खिलाफ। लोगों ने, खासकर केशवानंद भारती ने केरला गवर्नमेंट को चैलेंज किया था। केरला गवर्नमेंट को इसलिए चैलेंज किया गया था क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने लोगों की ज़मीन ली थी अंडर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। और ज़मीन जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, और राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। तो केरला गवर्नमेंट ने जब ज़मीन ली, लोगों का प्रॉपर्टी का राइट वायलेट किया ना गवर्नमेंट ने, तो आर्टिकल 31 राइट वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसलिए ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पे। इतना ही नहीं, इस और भी आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया। आर्टिकल 31 तो है ही, आर्टिकल 25 और 26 थोड़ा सा रिलीजियस इशू भी इसके साथ जोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 31 याद रखना। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि केरला गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31 वायलेट किया है लोगों का, और लोगों में से केशवानंदा भारती उठे, वो केरला गवर्नमेंट को चैलेंज करने लगे और सुप्रीम कोर्ट में ये एक मसला पहुंच गया और केशवानंदा भारती केस निकल के आ गया। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सुनिए, ये केस जो है ना, ये 13 जजेस ने सुना। अब तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच है। बेंच का मतलब होता है बहुत सारे जजेस जब मिल के केस सुनते हैं। 5 जजेस का बेंच होता है, 6 जजेस का बेंच होता है, 7 जजेस का बेंच होता है, 8, 9, 10 भी होता है, लेकिन 13 जजेस सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस, इसलिए अब तक का ये लार्जेस्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का। कौन सा? केशवानंदा भारती केस में। ओके। और केशवानंदा भारती केस का जब ये हियरिंग चली तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एड्रेस की। केशवानंदा भारती केस देख लीजिए, इस डेट पे होता है। इन्होंने शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, 1971 का 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट, ये सब पढ़ा, इस सब को देखा।
इस सब को जानने के बाद केशवानंदा भारती केस ने अपना जजमेंट सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना केस में तो सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट सुनाएगा ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हो तो फिर उन्होंने इस जजमेंट सुनाया। मगर ये बात जान लीजिए कि केस को सुनते सुनते गोलकनाथ केस को 24th कॉन्स्टिट्यूशन को, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को और भी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने देखा। इतना ही नहीं, आर्टिकल 368 जिसमें ये पावर है पार्लियामेंट का कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जाना, देखा, उसके बारे में अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया चीज़ों को, तब जाके केशवानंदा भारती का ये जजमेंट आया, आउटकम आया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कैसे सुना, एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों एवोल्यूशन कैसे हुआ सुनिए। 1961 में क्या हुआ, नहीं 1961 ये नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक साल बाद ही, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके एक साल बाद ही शंकरी प्रसाद केस हुआ। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि एक साल बाद ये हुआ। 1951 याद रखना, ठीक है। ओके सुनिए, यहाँ पे गलत है, करेक्शन कर लेना। तो 1951 में शंकरी प्रसाद केस होता है। और मेरे दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, कोई भी पार्ट, और फंडामेंटल राइट्स भी अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर देता है। तो आर्टिकल 368 में जब अमेंडमेंट होगी तो पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूडिंग आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल। ओके। 1965 में सज्जन सिंह केस होता है। ये फिर से एक केस उठता है सज्जन सिंह केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट सेम बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ भाई, जो बोला हुआ है शंकरी प्रसाद केस में उसको अपहेल्ड करता है, बोलता है हाँ भाई ठीक बोला है। तो फिर से ये दोनों केस सपोर्ट करते हैं इसी बात को कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 से ही अमेंडमेंट होता है किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है 1967, इसमें गोलकनाथ केस होता है। ये चीज़ें रिवर्स करता है गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कुछ भी चाहे अमेंड करना, आर्टिकल 368 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते बाय द पार्लियामेंट। तो गोलकनाथ केस ने ये बोला, इसका रिवर्स बोला, इसका अपोजिट बोला। जब ऐसा हुआ कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कोई अमेंड नहीं कर सकता, तो 1971 ने पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 24th वाला, और बोला आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। सुनिए, आर्टिकल 13 जो है ना, ये बोलता है अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो ये लॉ माना जाएगा वाइड नल। ये आपने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 13। तो यहां पे मेरे दोस्तों, यहां पे 1971 में बोला कि चलो भाई आप लोग बोलते हो कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो वो कानून माना जाएगा वाइड। मगर इन्होंने अमेंडमेंट में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। जो लॉ ये है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। तो जब ये लॉ नहीं है अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है। हाँ, अगर ये लॉ होता तब, अगर ये फंडामेंटल राइट से टकराता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर लॉ होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ होता और ये फंडामेंटल राइट से टकराता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की तरह वाइड माना जाता। लेकिन इन्होंने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 13 का लॉ अलग है। तो इन्होंने अमेंडमेंट करके बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। देखो, अगर आर्टिकल 13 पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट आर्टिकल 13 वाला लॉ नहीं है, तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को,
कोई भी चीज़ चेंज कर सकता है। आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन देता है, बोलता है कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। इन्होंने बोला ये वो चीज़ ही नहीं है तो क्या नहीं मानोगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो अलग है, लॉ तो अलग है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट कर सकता है। देखा कैसे पार्लियामेंट का कानून बना रहा है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान टग ऑफ वार चल रहा है। 1971 में 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट फिर से अमेंडमेंट तो कर सकता है, पार्लियामेंट ही जजमेंट सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट में फिर से अमेंडमेंट किया, क्या बोला, बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पे ही मसला उठा था ना, बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर चाहे गवर्नमेंट तो ख़त्म कर सकता है, कर्टेल कर सकता है और लोगों को पैसा दे सकता है। ये ज़मीन है लोगों की, प्रॉपर्टी छीन सकता है गवर्नमेंट और लोगों को पैसा दे सकता है, ये बोला सेक्शन 2 में। ये अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट कर रहा है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का सेक्शन 3 क्या बोलता है, बोलता है कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुप्रीम है दैन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का कम वैल्यू दिया गया, और डीपीएसपी जो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल मेकिंग लॉज, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे ज़्यादातर दबदबा चल रहा था और लोगों के राइट्स को कम हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों ये भी 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ कि जुडिशियल रिव्यू जो होता था, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। तो आर्टिकल 39B होता है कि गवर्नमेंट, ये एक्चुअली डीपीएसपीज है, यहाँ पे भी आपको ये बताया जाता है डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर दो डीपीएसपी ऐसे हैं, आर्टिकल 39B और 39C, दो डीपीएसपी ऐसे हैं जिन पे आप जुडिशरी पे भी नहीं जा सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशरी अपना केस नहीं सुना सकता। ये पार्लियामेंट बोल रहा है, ये अमेंडमेंट 2 पार्लियामेंट कर रहा है। देखो मेरे दोस्तों, बाकी केसेस में सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट कर रहा है। ये पार्लियामेंट का करना है, बाकी केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है अपना। ठीक है, नहीं ये भी अमेंडमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी पार्लियामेंट कर रहा है। तो सुनिए, पार्लियामेंट ये कर रहा है और ये कर रहा है, अमेंडमेंट। ओके, अच्छा, पार्लियामेंट में ये भी अमेंड किया और बोला कि हाँ भाई जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो कुछ डीपीएसपी को होगा ही नहीं। 39B और 39B बोलता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगा गवर्नमेंट। 39C बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है इन मामलों में ना जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि डीपीएसपी का ज़्यादा ही वैल्यू दिया गया था ओवर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को ज़्यादा पावरफुल माना गया था ओवर फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट ने 29th भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 अमेंडमेंट्स लाए और बोला 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को 9th शेड्यूल में डालता हूँ। अब सुनिए 9th शेड्यूल में क्या होता है। अगर पार्लियामेंट चाहे कि जुडिशरी कुछ ना करे, पार्लियामेंट अगर चाहता है कि जुडिशरी कुछ ना करे, जुडिशियल रिव्यू ना हो जाए, और पार्लियामेंट चाहता है कि मैं कुछ भी फंडामेंटल राइट्स या मैं कुछ भी करूं, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, उसको 9th शेड्यूल में डालेगा। 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ होता है, कोई भी रेगुलेशन होता है, कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, वो लॉ का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, वो लॉ का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की मनमानी यहाँ पे चलती है। तो 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, 2 लैंड रिफॉर्म राइट्स लॉज को 9th शेड्यूल में डाला। अब उन लॉज को चैलेंज भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 9th शेड्यूल में जो जो चीजें डाली गई वो चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले सकते हो आप। तो यहां पे 9th शेड्यूल देता है पार्लियामेंट को पावर कि वो कुछ भी डाल सकता है उसमें, फिर आप उस पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। केशवानंद ने ये सारी चीजें देखी। अब यहां पे केशवानंद बोलता है कि इस जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, फिर इस पे बोला फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते अमेंड, फिर इसमें बोला पार्लियामेंट ने इसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को छोड़ के पार्लियामेंट ने बोला अरे फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट हो सकता है क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है आर्टिकल 13 वाला कानून। यहां पे पार्लियामेंट बोलता है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स को हम खत्म कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स की कम पावर है, डीपीएसपी ज्यादा है। डीपीएसपी होता है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाए उन चीज़ों का, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा और लोगों का रोल कम, फंडामेंटल राइट्स लोग और गवर्नमेंट डीपीएसपी। ठीक है, और इतना ही नहीं, जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी के पास भी नहीं जा सकते। और पार्लियामेंट ने तो ये किया, पार्लियामेंट ने साथ ये भी किया, 2 लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में डाला। अब 9th शेड्यूल में जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें केशवानंद भारती केस ने देखी और मेरे दोस्तों यही लिखा है ना यहाँ पे कि सारी चीज़ें इंटरप्रेट की। गोलकनाथ केस भी, ये भी सारी चीज़ें इंटरप्रेट की। आर्टिकल 368 भी देखा
अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने देखा। और जब ये सब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसके बाद केशवानंद भारती केस में जब ये सब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और उसके बाद केशवानंद भारती केस ने क्या दिया, डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड। डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया केशवानंद भारती केस पे। ये सारी चीज़ें केशवानंद भारती केस का आउटकम है कि हम आपको पढ़ाएंगे। और केशवानंद भारती केस 1973 से आज तक वही चीज़ें चल रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का ही कानून, बेसिक स्ट्रक्चर का ही डॉक्ट्रीन चल रहा है। लाइन ऑफ थॉट मेंटेन्ड अभी तक वही चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये चीज़ें स्ट्रांग हुई जो उसके बाद कुछ केसेस आए। उसके बाद मनीराम मिल्स केस है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही सुना है केशवानंद भारती की। तो ये चीज़ें केशवानंद भारती केस को एक तरफ का थोड़ा सा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक केशवानंद भारती केस ही चलता है। ठीक है, ये आपको नहीं जाना मनीराम मिल्स केस, ये चीज़ें नहीं पढ़नी। मनीराम मिल्स केस मेरे हिसाब से 1980 में हुआ, ये केस शायद 1994 में हुआ, ये केस शायद 2007 में हुआ। तो इन शॉर्ट आपको ये जाना नहीं है, लेकिन ये केस भी वही बोलते हैं जो केशवानंद भारती केस ने बोला। और केशवानंद भारती केस ने क्या बोला, सुनिए। बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है। क्या बोला 24th ने? उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर लॉ नहीं है आर्टिकल 13 का, तो पार्लियामेंट इसको अमेंड कर। इन शॉर्ट इसने बोला पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मगर एक कंडीशन है, अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि अमेंडमेंट बेसिक फीचर्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करेगा। इतना ही नहीं, गोलकनाथ केस के जजमेंट्स को करेक्ट किया। गोलकनाथ केस में बताया गया था कि आर्टिकल 368 जो है ना, उसमें ये सारी चीज़ें पावर नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी करे। आर्टिकल 368 नहीं बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी चीज़ अमेंड करे, और फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकता है। तो उसको करेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कुछ भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और अमेंडिंग पावर अलग है, लेजिस्लेटिव पावर अलग है। अमेंडिंग पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, लेजिस्लेटिव पावर होता है लॉ मेकिंग, नया कानून बनाना। अब ये दोनों अलग है, ये पार्लियामेंट के अलग अलग पावर्स। ठीक है, बाकी चीज़ें भी याद रख लीजिए। अदर जज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अदर क्या बोला कि जो ये 25th है और ये 25th है, 29th है, 25th है, इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। बोला कि हाँ भाई 25th सही है, 29th भी सही है, 29th अमेंडमेंट वो भी सही है, 25th अमेंडमेंट भी सही है। और इतना ही नहीं, प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको भी आप अमेंड कर सकते हो। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कर्टेल किया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने बोला भाई जो आपने बोला जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, टुक अवे, मतलब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है? ये बकवास है। आपने ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं लेना है। जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशरी रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है। आपने ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते हमसे। तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो कोई भी चीज़ को रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड न्यूज़ हमारी वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। मेरे दोस्तों बहुत सिंपल सी न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो पहला यूएस का प्रेसिडेंट बना जिसको इम्पीच किया गया है 2 बार। अब हमारे प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट हमें देखना है, फिर देखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे इंडिया में और यूएसए में क्या क्या डिस्टिंक्शन है ये आपको देखना है। कौन से ग्राउंड्स पे इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव, इम्पीच, हटा किस बात पे हट सकते हैं? तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, अंडर आर्टिकल 61 बोलता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे प्रेसिडेंट, उसको हटाया जा सकता है। ये ग्राउंड आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन यूएसए में किस चीज पे हटा सकता है प्रेसिडेंट को? ट्रेजन, ब्राइबरी या अदर क्राइम। ब्राइबरी आपको पता है भाई, रुश्वत ले लिया, वो है उस पे। ट्रेजन आपको पता है, ट्रेजन होता है किसी दुश्मन कंट्री के साथ कम्युनिकेट करना, देशद्रोही, डिसलॉयल टू द कंट्री जब कोई होता है, दुश्मन कंट्री के साथ बातचीत करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रेजन। अब यूएसए का प्रेसिडेंट हटाया जा सकता है किस बात पे, कौन से ग्राउंड पे? ग्राउंड है ट्रेजन, ब्राइबरी या अदर क्राइम।
और इंडिया का हटा सकता है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है अगर कि वो वायलेशन करे, और ये आर्टिकल 361 बोलता है, अंडर आर्टिकल 361। ये का मतलब होता है अंडर आर्टिकल। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक बिल का डाला जाता है। उस बिल को, उस इंपीचमेंट बिल को इनिशिएट कौन करेगा, उस इंपीचमेंट बिल को कौन डालेगा, उस इंपीचमेंट बिल को कौन डालेगा? ठीक है, मिनिस्टर डाल सकता है, मेंबर डाल सकता है, लेकिन उस इंपीचमेंट बिल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डाल सकता है, एमपी तो डाल सकता है, लेकिन उस इंपीचमेंट बिल को कौन से हाउस में डाला जाएगा ये आपको याद रखना है। हु कैन इनिशिएट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डाल सकता है और ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एमपी तो डालेगा लेकिन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डाला जाएगा, याद रखना, ठीक है। और मेरे दोस्तों, यहां पे ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनिशिएट हो जाएगी इंपीचमेंट बिल ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट बिल इनिशिएट मतलब स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस में, यहां पे ईदर हाउस में, किसी भी हाउस में। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, स्टेज 1 होगा, उसके बाद मेरे दोस्तों स्टेज 2 होगा। ये दो प्रोसीजर है। क्या स्टेज 1? स्टेज 1 होता है जिस भी हाउस में, मान लेते हैं लोकसभा में, जिस भी हाउस में ये डाला जाएगा इम्पीचमेंट बिल, अगर हम इंडिया की बात करें तो 1/4 मेंबर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा जिस भी हाउस में होगा साइन करने चाहिए। पहले 1/4 मेंबर साइन करेंगे तब वो बिल को माना जाएगा, और बिल को मानते ही 14 डेज नोटिस दी जाएगी प्रेसिडेंट को, भाई आपकी इंपीचमेंट बिल स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट इसलिए हो चुकी है क्योंकि 1/4 मेंबर्स ने साइन किया हुआ है। आप अपनी सफाई में बोल दीजिए आपने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, जिसमें 1/4 मेंबर ने साइन किया, उसी हाउस की बात हो रही है, उसी हाउस की बात हो रही है। अगर राज्यसभा में हो तो राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा में जब बिल को माना जाएगा तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मानने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए, तब जाके स्टेज 1 कंप्लीट हुआ, तब जाके राज्यसभा में वो बिल पास हो गई, फिर वो स्टेज 2 में लोकसभा में जाएगी, अनदर हाउस में जाएगी। तो सेकंड हाउस, मानो लोकसभा या राज्यसभा हो, कोई भी हाउस हो सकता है। सेकंड हाउस एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। वो देखेगा, प्रेसिडेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को, और प्रेसिडेंट को अपनी स्पीच देनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है। और इस हाउस में भी अगर लोगों क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस हाउस में भी अगर एमपीज़ ने क्या किया कि इन्होंने सेम मेजॉरिटी से पास विद सेम मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, तो प्रेसिडेंट को माना जाता है कि वो इम्पीच हुआ। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में यहाँ पे तो वायलेशन, अब यहाँ पे तो ये चीज़ है, यहाँ पे तो किसी भी हाउस में आप बिल को डाल सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आप लोअर हाउस में बिल को डाल सकते हो, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपकी स्पेशल मेजॉरिटी से पास की जाती है, यहाँ पे आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा लोगों ने बोल दिया। यहाँ पे दूसरे हाउस में भी स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे सीनेट अपर हाउस में क्या हो, ये तो कोर्ट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ये इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है वैसे ये भी है, सेम बातें हैं, लेकिन यहाँ पे अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी होगी। फ़र्क क्या है? यहाँ पे दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी होगी, यहाँ पे सिर्फ अपर हाउस में 2/3 मेजॉरिटी होगी। लोअर हाउस में यहाँ पे क्या होगी? सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे सिर्फ लोअर हाउस में ही आपको बिल डालनी है, यहाँ पे आप किसी भी हाउस में बिल को डाल सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। वहाँ उधर से उस हाउस से पास होगा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उस हाउस से पास होगा तो दूसरे हाउस में जाएगा। यहाँ पे लोअर हाउस से पास होगा तो अपर हाउस में जाएगा। लोअर हाउस में सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, अपर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब हमको पढ़ना है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ओके, अब जो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर है ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, रिमिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ एजी पीरारीवालन कन्विक्ट ऑफ राजीव गांधी। देखो बहुत सिंपल सी न्यूज़ है। राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, आपको पता है। उसमें से एक लड़की ने, सुसाइड बम्बर ने राजीव गांधी को मार दिया, चलो वो तो हो गया। फिर 4 ऐसे बंदे थे जिनको पकड़ा गया था और चारों बंदों को डेथ सेंटेंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब चारों बंदों को डेथ सेंटेंस दी गई थी बाय कोर्ट ने चारों बंदों को डेथ सेंटेंस तो दे दी, मगर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने इनके डेथ सेंटेंस को क्या किया? कमिटेशन किया, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, वो कमिटेशन कर सकता है। कमिटेशन का मतलब डेथ सेंटेंस का के बदले इनको अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। मरे नहीं, डेथ सेंटेंस के बगैर, फांसी के बदले लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, चलो जेल में लाइफ लॉन्ग के लिए रहे।
अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा था, इनमें से चारों में से ये जो है एजी पेरारेवालन का मसला चल रहा था। एजी पेरारेवालन का मसला इसलिए चल रहा था क्योंकि इसने क्या किया था, इसको पकड़ा गया था क्योंकि जो जो बम होता है, बम जो होता है, बम में क्या लगता है, बैटरी। इन्होंने बैटरी खरीदी थी। अब एजी पेरारेवालन ने बोला था कि मैंने बैटरी खरीदी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने वो बम बनाने के लिए बैटरी खरीदी। अब यहाँ पे जो सीबीआई है उन्होंने भी बोला है कि एजी पेरेरावालन ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैंने बैटरी खरीदी, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैंने बम बनाने के लिए मुझे बोला गया था बैटरी खरीदने के लिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। इन शॉर्ट ये मसला चल रहा था। अब रिसेंटली ये बताया जा रहा है कि शायद इसको क्या हो जाएगा, रिमिशन दिया जाएगा सेंटेंस का। अब सुनिए रिमिशन क्या होता है ये सेंटेंस का, ये मैं बता दूंगा। जो एजी पेरेरावालन है, पेरेरावालन जो राजीव गांधी का एसेसिनेशन माना जाता है, इसका केस जो है हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर तमिलनाडु गवर्नर फॉर ओवर 2 years। 2 साल से तमिलनाडु गवर्नर के सामने ये केस पड़ा था। तमिलनाडु गवर्नर के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकता है। क्या कर सकता है? पार्डन। और ये पार्डनिंग लेटर ये जो गवर्नर के सामने ये 2 सालों से पड़ा हुआ है तमिलनाडु के। सुना आपने यहाँ तक? अब हम देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो आपने सुन ली, देखते हैं अब तमिलनाडु गवर्नर क्या बताएगा इस बारे में कि जो 2 सालों से पड़ी हुई थी, और इसके बारे में आप देख लीजिए न्यूज़ में क्या आएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, हम पढ़ते हैं ये उतना अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि राजीव गांधी का असैसिनेशन किसने किया, 4 बंदे कौन कौन से थे, उन 3 बंदों का क्या हुआ, बैटरी का क्या मसला है, पेरेरावालन का क्या होगा, ऐसा वैसा आपको नहीं पढ़ना। आपने बस इतना जाना कि गवर्नर के सामने ये केस पेंडिंग था। अब देखते हैं क्या गवर्नर के पास पावर होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब पढ़ना है। अब आपको पढ़ना क्या है, याद क्या रखना है, वो ये है। अब हम पढ़ते हैं क्या गवर्नर पार्डन कर सकता है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। उसको कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से। आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो पार्डन कर सकता है किसी भी पर्सन को, ठीक है, और इन केसेस में वो पार्डन कर सकता है। अगर पुनिशमेंट या सेंटेंस दिया है यूनियन लॉ से, ठीक है ना, अगेंस्ट सॉरी यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई बंदा गया है तो उसका पनिशमेंट उसको मिला है। मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ के खिलाफ कोई गया है तो मिलिट्री कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दिया है। किसी को पनिशमेंट मिली है डेथ सेंटेंस की, तो इन केसेस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है पार्डन। अगर हम गवर्नर का देखें, पार्डनिंग पावर उसके पास भी है। गवर्नर और प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर सिर्फ 2 रेस्पेक्ट्स में डिफर करता है। 2 चेंजेस आती हैं। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल। जो कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट से जो पनिशमेंट लगी है प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता। जो कोर्ट से ये वाला जो प्रेसिडेंट कर सकता है ये गवर्नर नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, सेंटेंस डेथ का जो प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन दैट सेंटेंस वायर गवर्नर कैन नॉट। ये 2 है लास्ट वाले 2, गवर्नर इस केस में माफ नहीं कर सकता एक बंदे को। सर ऐसे क्यों रखा है कि प्रेसिडेंट माफी दे सकता है? देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। कोई ऐसा बंदा जिसके कोई जुर्म ना हो, उसके खिलाफ सारे वो गवाह हैं, तो जो इनोसेंट है उसको भी जेल हो सकती है, उसको भी फांसी हो सकती है। उस केस में किसके पास वो बंदा जाए जिसने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई? उस केस में ये रखा गया है कि एग्जीक्यूटिव हाई लेवल वाले प्रेसिडेंट और गवर्नर वो माफ़ी दे सकते हैं। तो ये असल में इसलिए लाया गया है। यहाँ पे यूनियन लॉ में अगर कोई पनिशमेंट मिल जाए, मिलिट्री कोर्ट से पनिशमेंट मिल जाए या डेथ सेंटेंस हो तो प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन गवर्नर इन 2 में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसमें कर सकता है माफ, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है कैसे, उसके पास पार्डनिंग पावर क्या क्या है, और गवर्नर के भी यही पार्डनिंग पावर है, बस एक डिफरेंस है, बता दूंगा। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या क्या है? प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, प्रेसिडेंट कमिट कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमिट कर सकता है, प्रेसिडेंट रेस्पाइट कर सकता है, प्रेसिडेंट रिप्रीव कर सकता है। अब सुनिए,
पार्डन का मतलब प्रेसिडेंट, कोई भी जुर्म किसी ने किया, उसको सज़ा मिली, उसको सेंटेंस दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने सेंटेंस दिया और प्रेसिडेंट उसको 100% माफ़ कर सकता है। पार्डन का मतलब होता है उसको छोड़ दो बस, फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस लगे हैं पुनिशमेंट से और डिस्क्वालिफिकेशन, इसको छोड़ दो, बंदे को छोड़ दो, ये इनोसेंट है, तो प्रेसिडेंट पूरी तरह से पार्डन कर सकता है। प्रेसिडेंट कम्यूटेशन भी कर सकता है। कम्यूटेशन मतलब सी से कम्यूटेशन, सी से चेंज कर सकता है। किसी को डेथ सेंटेंस हो गई है, डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये जो ना डेथ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसने बोल दिया, तो इसको बोलते हैं चेंज होना कैरेक्टर इन द पनिशमेंट। तो चेंज जब पनिशमेंट कर सकता है कैरेक्टर जब पनिशमेंट का चेंज होगा उसको बोलेंगे कम्यूटेशन। ये भी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में आता है। रिमिशन मतलब कम करना सेंटेंस, पीरियड ऑफ सेंटेंस कम करना। किसी को 15 साल की सजा है, 15 साल की इम्प्रिजनमेंट, फिर से इम्प्रिजनमेंट ही होगा, ऐसा नहीं कि चेंज हुआ कैरेक्टर, इम्प्रिजनमेंट 15 साल, फिर से इम्प्रिजनमेंट हुआ लेकिन थोड़ा सा रिमिट किया गया, अब 6 साल ही आपको इम्प्रिजनमेंट है, थोड़ा सा सजा पीरियड ऑफ सेंटेंस को कम कर दिया जाता है यहाँ पे। रेस्पाइट मतलब स्पेशल केसेस में माफ़ करना, लेसर सेंटेंस को कम करना, पीरियड ऑफ सेंटेंस को कम करना। रेस्पाइट स्पेशल केसेस में, जैसे कि किसी को डिसेबिलिटी है या प्रेग्नेंट होती है वुमेन, या किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, कोई मसला हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, उस मामले में। उसके बाद रिप्यू भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि जेल वेल में अभी पत्थर तोड़ते समय कोई एक्सीडेंट हो गया, जो लड़की है वो प्रेगनेंसी से चल रही है, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे कर सकता है प्रेसिडेंट रेस्पाइट। रिप्यू का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, डेथ सेंटेंस है 12 सितंबर को फॉर एग्जांपल, इस 12 सितंबर का डेट जो है डेथ सेंटेंस का, इस पे सिटे लगाना, ये भी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट रिप्यू कर सकता है, बोलेगा अभी स्टे लगा, अभी डेथ सेंटेंस मत दो फॉर टेम्परेरी पीरियड। ये सारे के सारे पावर गवर्नर के पास भी है। गवर्नर कैन आल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्यू, रेस्पाइट, रिमिशन, कोई भी पनिशमेंट का। मगर याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, हाउएवर गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट ए डेथ सेंटेंस। ठीक है, याद रखा आपने, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, रिम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, मगर पार्डन नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस को 100% गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। और ये पॉइंट याद रखना मेरे दोस्तों, गवर्नर पार्डन दे सकता है, रेस्पाइट दे सकता है, ये सब कर सकता है, मगर डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकता। यहां पे नहीं लिखा है, इसने पूरा नहीं लिखा है, तो मैं आपको बताता हूं, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड, रिमिट या कमिट कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। ये एक लाइन याद रखना, ये डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकता है 100%, पार्डन होता है 100% माफ करना। गवर्नर भी कर सकता है माफ दूसरे केस में, लेकिन डेथ सेंटेंस को गवर्नर 100% माफ नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नर डेथ सेंटेंस को कर सकता है, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, ये चीजें कर सकता है डेथ सेंटेंस को, लेकिन माफ नहीं कर सकता। ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पे याद रख लीजिए, पार्डनिंग पावर ऑफ द इंडिया और यूएस में एक ही डिफरेंस है ना, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस। ओके, कंपैरिजन बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ द इंडिया एंड यूएस। सुनिए, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी पार्डनिंग प्रेसिडेंट कर दिया, ये जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसको भी पार्डन कर दिया, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो है ना, उसके पास राइट होता है कि वो पार्डन कर सकता है या कमिट कर सकता है सेंटेंसेस, ठीक है ना, कोई भी क्राइम हो विदाउट लिमिट या रेस्ट्रिक्शन उसको नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेस्ट्रिक्शन होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वही करना पड़ता है जो उसको बताए कौन, कैबिनेट, या जो इसको प्राइम मिनिस्टर बताए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बताए, वही करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बताए प्रेसिडेंट को वही करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। कैबिनेट मिनिस्टर में होता है ना प्राइम मिनिस्टर भी। तो आर्टिकल 72 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट के हिसाब से ही प्रेसिडेंट को चलना पड़ता है। लेकिन यूएसए का प्रेसिडेंट फ्री है, वो कुछ खुद की मर्जी से कर सकता है। यहां पे ही हैज पावर टू ग्रांट, पार्डन, रिप्यू, रेस्पाइट, रिमिशन या पनिशमेंट, मगर जब उसको क्या एडवाइस करे कैबिनेट। कैबिनेट में कौन होता है?
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टॉप वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।